हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी का पार्लियामेंट का जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया था और उससे भी पहले जो है हम लोगों ने आपका क्या जो सिटीजनशिप था और यूनियन ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था उसको खत्म किया था। तो ये आपका जो पार्लियामेंट का जो चैप्टर है ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे लगभग आप मानिए कि वेरिएशन जो होता है 3 से लेकर 5 क्वेश्चन जो है वो यहां से हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला आपका हो गया प्रेसिडेंट, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो गया लोकसभा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल ओरिजिनल नेम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, वो हाउस ऑफ द पीपल या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं एक आपका लोअर हाउस आपका बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ द लोकसभा। हाउस ऑफ द पीपल हो गया, आपका लोअर हाउस हो गया, और वहीं पे जो आपका राज्यसभा है, ठीक है, ये तीसरा कंपोनेंट है आपका पार्लियामेंट का। इसका जो अल्टरनेटिव नेम है वो आपका क्या है अपर हाउस, जो कई बार आप सुनते होंगे अपर हाउस हो गया, या काउंसिल ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है काउंसिल ऑफ द स्टेट। ठीक है, एक आप वर्ड सुनोगे या पढ़ोगे आगे चल के, वो लिखा होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एक अलग चीज हो गई, और ये जो है आपका जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा का एक अल्टरनेटिव नेम हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक, तो ये 3 कंपोनेंट से मिलके आपका क्या बनता है पार्लियामेंट बनता है। अब इसमें अगर मैं टेक्निकली बात करूं थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा सा हट के आप लोग बता रहा हूं, जैसे एग्जाम में आते हैं प्रेसिडेंट असल में किसके अंडर में आता है अगर ऐसे देखा जाए तो ध्यान रखना, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा यूनियन। ठीक है, यूनियन एक चैप्टर मिलेगा आपको, और या कई बुक्स में लिखा होगा यूनियन आपका क्या एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यहां से पहला चीज कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो किस पार्ट में आता है, तो ये भी याद रखना जरूरी है, पार्ट 5। ठीक है, अभी मैं दोनों का रिलेशन बताऊंगा आपस में कि मैं ये जो चीज है वो क्यों बता रहा हूं, और ऊपर जो बताया प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा वो क्या चीज है। तो पहले इसको लिखते हो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम में सीधा आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए सीधा लिखा रहा हूं मैं आपको। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो किस में आ गया, पार्ट 5 में आ गया। ठीक है, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आ गया, तो आपका आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक जो है वो आपके सारे आर्टिकल्स आ गए। ठीक, नाउ यूनियन एग्जीक्यूटिव में किसको रखा गया है, किसको हम इसके अंदर पढ़ते हैं अंडर दिस यूनियन एग्जीक्यूटिव। पहला आपका हमारे क्या हो गए प्रेसिडेंट। ठीक है, देन उसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पीएम हो गए, एंड देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो भी मैंने बताया था आप लोगों को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद फिर आपका क्या एजीआई। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो देखो क्या क्या कंपोनेंट हो गया, पहला आपका प्रेसिडेंट, दूसरा आपका वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड आपका प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फिफ्थ आपका क्या हो गया एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे जो है वो किसमें आपको मिलेंगे, पार्ट 5 के अंदर मिलेंगे, और इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको किसमें मिल जाएंगी, आर्टिकल 52 से लेकर लगभग 78 के अंदर आपको चीजें मिल जाएंगी। तो एक ये तरीका है पढ़ने का। ठीक, लेकिन मैं आप लोगों को ऊपर वाला जो तरीका है जिससे क्वेश्चन के पढ़ने से मतलब कि एग्जाम के पढ़ने से वो पढ़ाऊंगा, ये भी आप साथ में लिख लीजिए। ठीक है, तो वही हम पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो अपने प्रेसिडेंट साहब को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा प्रेसिडेंट। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो आप लिखिए प्रेसिडेंट कम्स अंडर आर्टिकल 58। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो किस आर्टिकल में आते हैं,
58 में आपके आते हैं। तो पहला हमको यहीं से क्या मिल गया बच्चों, एमसीक्यू मिल गया कि प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आते हैं, तो 52 में आपके आते हैं। ठीक है, 52 में आपके आते हैं और इनको क्या कहा जाता है, प्रेसिडेंट नोन एज व्हाट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ अगला हम बात करें क्वालिफिकेशन कि अगर किसी पर्सन को हमारा क्या बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, तो उसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो क्या डिस्क्राइब की गई है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे क्या, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन अंडर आर्टिकल 58। किस आर्टिकल में मेंशन है आपके क्वालिफिकेशन टू बिकम अ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 58 में मेंशन है। इसके पहले आपका 52 में क्या था कि भाई प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आते हैं, 52 में आते हैं। और यहां से याद रखना कि 58 में आपका कहा गया है क्या, क्वालिफिकेशन। नाउ क्या क्वालिफिकेशन है, चलो देख लेते हैं भाई क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन है इंडियन सिटीजन। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो। देन सेकेंड क्वालिफिकेशन है शुड कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए आपकी मिनिमम जो आपकी एज है पर्सन की टू बिकम अ प्रेसिडेंट। नो यहां से एक सवाल आएगा क्या कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, तो नॉट मेंशन और क्या कह सकते हो डिस्क्राइब्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैक्सिमम एज के बारे में कहीं भी नहीं बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताया गया है, मिनिमम एज के बारे में बताया गया है, जो कि क्या होनी चाहिए आपकी मिनिमम 35 ईयर्स की जो एज है वो आपकी बताई गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ थर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें कि थर्ड क्वालिफिकेशन क्या है भाई, तो थर्ड क्वालिफिकेशन है आपका क्या, पोजेस द क्वालिफिकेशन, समझा रहा हूं आप लोगों को, लिख लो, पोजेस द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर, possess the qualification to become a member of लोक सभा। ठीक है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नाउ हम यहां पे ले लेते हैं किसको, एक एक्स को ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्स को भाई प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्स की इंडियन सिटीजन, एक्स 35 मिनिमम 35 ईयर्स का एज का होना चाहिए। और थर्ड मैंने बता दी कि पोजेस अ क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ना अगर मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूं कि द पर्सन हु वांट टू बिकम अ प्रेसिडेंट ही और शी शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंडेटरी नहीं है कि वो पर्सन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करना चाहता है वो लोकसभा का मेंबर हो, अगर है तो भी ठीक है, अगर नहीं है लेकिन उसके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। ना अब यहां पे एक सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में कि भाई लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो पहली क्वालिफिकेशन है कि आपका वोटर लिस्ट में, ठीक है, योर नेम शुड बी इन वोटर लिस्ट। और सेकंड आपका है कि आप मिनिमम जो है वो 25 ईयर्स के आप होने चाहिए। ठीक है, 25 ईयर्स के आप होने चाहिए। ठीक, तो दो क्वालिफिकेशन मांग रखी है, 25 ईयर्स एज क्योंकि लोकसभा की 25 ईयर है और राज्यसभा की क्या है आपकी 30 ईयर्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ ईयर का मैटर नहीं करते हो कि यार ईयर में तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 35, लेकिन सबसे बड़ी बात दे रखी है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कि भाई अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है, और वोटर लिस्ट में नाम आपका तभी होगा जब आप क्या होंगे, क्या होंगे, इंडियन सिटीजन आपके होंगे। तो उसी चीज को वेरीफाई करने के लिए रखा गया है। नाउ फोर्थ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है कि पर्सन की, जो हम जिसकी एक्स की बात कर रहे हैं, फोर्थ है शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आप जो एक्स है कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए। अब यहां पर बच्चों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यह हो गया कि उसको कोई गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट सैलरी या कोई ऐसी पोस्ट पे जहां से गवर्नमेंट से उसको बेनिफिट मिल रहा हो, वो पोस्ट उसको रिजाइन करनी पड़ेगी। तो इसका एग्जांपल सीधा आपका क्या हो गया भाई, जैसे हमारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है, अगर दे वांट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ द
प्रेसिडेंट, तो उनको अपनी पोस्ट से क्या करनी पड़ती है, रेजिग्नेशन आपकी देनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक आपके मतलब 2-3 आपके एक्सेप्शंस है कि बिना रिजाइन किए वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नोट करके लिख लो आप, वो कौन कौन से लोग हैं जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। तो पहला लिखो आपका क्या, वाइस प्रेसिडेंट, आपका गवर्नर, ठीक है, आपके गवर्नर हो गए, और आपके क्या हो गए, एमपी हो गए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा के या राज्यसभा के हो। ठीक है, उसके बाद आपके क्या हो गए, एमएलए आपके हो गए, और उसके बाद आपके क्या हो गए, एमएलसी आपके हो गए। ठीक है, ये लोग अपनी पोस्ट पे रहते रहते जो है वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शन जो है वो फाइट कर सकते हैं। ठीक है, उनको परमिशन है, लेकिन अगर इलेक्शन वो जीत जाते हैं तो उनको प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाने से पहले अपनी सीट से रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक, नाउ पांचवी क्वालिफिकेशन क्या है, पांचवी ये है कि द नॉमिनेशन पेपर कह लो या फॉर्म कह लो, द नॉमिनेशन फॉर्म शुड बी साइन बाय, यानी कि ये एक्स मान लो, ये हम बना देते हैं, इसका एक नॉमिनेशन पेपर बना देते हैं, ये एक्स का नॉमिनेशन पेपर है, तो इसको लिखो पूरा आप लोग, द नॉमिनेशन पेपर शुड बी साइंड बाय 50 MP एज अ प्राइमरी प्रपोजर। ठीक है, एंड अनदर 50 MP एज अ सेकेंडरी प्रपोजर। ठीक है, अनदर 50 MP एज अ सेकेंडरी प्रपोजर, यानी कि एक्स को या किसी भी एक कैंडिडेट को प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिर्फ फाइट करने के लिए 100 आपके एमपीज का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 50+50 का फॉर्मूला जो है वो आपको याद में रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 50+50 का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन मुझे उम्मीद है कि याद होगी आपको। देन 6th क्वालिफिकेशन क्या है, द पर्सन शुड डिपॉजिट ₹15,000 इन आरबीआई। ये भी लिख दो, द कैंडिडेट या द पर्सन शुड डिपॉजिट, द पर्सन, ठीक है, द पर्सन शुड डिपॉजिट ₹15,000 इन दी आरबीआई। ठीक है, मान लो अगर उसको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोट नहीं मिले, अब बताता हूं क्या होता है वो, पहले आप लोग लिख लो द पर्सन या लिख दो कैंडिडेट डिपॉजिट ₹15,000 इन दी आरबीआई। ठीक है, अब ये जो 15,000 है, ठीक है, ये जो 15,000 है ये क्या है, आपका सिक्योरिटी अमाउंट है। अब ये क्यों रखा गया है सिक्योरिटी अमाउंट, मान लो आपके दो कैंडिडेट जो है, ठीक है, ए कैंडिडेट और आपका एक बी कैंडिडेट जो है, दोनों किसके इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं। नाउ यहां पे हम इमेजिन करते हैं कि जो बी है ही वन द इलेक्शन एंड नाउ ही बिकम अ प्रेसिडेंट। तो इसमें कहा गया है कि बी को जितने भी वोट मिले उसका मिनिमम 1/6 वोट ऑफ बी जो है वो ए को मिलने चाहिए। ठीक है, अगर 1/6 से कम वोट मिले हैं ए को, किसका, बी का 1/6, तो फिर इसका जो ए का सिक्योरिटी अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। तो यहां पे दो फैक्ट आपको समझने हैं जो आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो कितना जमा होता है, तो 15,000 कहां जमा होता है, तो आरबीआई में जमा होता है, और आपका कब वो सीज होता है, जब आपका जो लूजर है यानी कि जो इलेक्शन हारा है उसको विनिंग कैंडिडेट का मिनिमम अगर 1/6 से कम वोट मिले तो उसका सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो सीज कर लिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां एक और बात समझिए कि मान लो एक्स जो है आपका वो क्या बन गया है, आपका प्रेसिडेंट बन गया है, और हमें पता है, अभी पढ़ेंगे भी आगे, कि जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है वो आपका क्या होता है, 5 इयर्स का आपका होता है। सो 5 इयर्स तक जो ये एक्स है वो किसी और पोस्ट पर, चाहे प्राइवेट या पब्लिक हो, कोई भी पोस्ट को हैंडल नहीं करेगा, उसको संभालेगा नहीं, उसका डिसीजन नहीं लेगा, वो सिर्फ एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे ड्यूटी क्या करेगा बच्चों, परफॉर्म करेगा, क्योंकि सिर्फ उसे क्या दिखाना है कि भाई वो मतलब डेडिकेटेड होके क्या कर रहा है, काम हो रहा है, किसी का कह सकते हो कि पक्षपात नहीं कर रहा है,
जब जो भी पर्सन क्या बन रहा है, आपका प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारी बच्चों क्या होगी, पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। ठीक, अब यहीं पे एक और चीज लिख लीजिएगा, आर्टिकल 57, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आता है एग्जाम में, लिखेंगे आप लोग आर्टिकल 57। ठीक, आर्टिकल 57, और आर्टिकल 57 में लिखेंगे द पर्सन कैन बिकम, या ऐसे लिख लो, एनी पर्सन बिकम्स प्रेसिडेंट एनी नंबर ऑफ टाइम, एनी पर्सन becomes what president any number of times। ठीक है, यानी कि कोई restrictions नहीं है कि कोई पर्सन सिर्फ 2 बार ही, 3 बार है, 4 बार बन सकता है। एनी नंबर ऑफ टाइम जो है कोई भी पर्सन लगातार जो है प्रेसिडेंट बन सकता है। तो वो किस आर्टिकल में आपका आया, आर्टिकल 57 जो है वो आप टिक करके आएंगे। इसका एक और एग्जाम्पल सिर्फ अब तक देखने में आया है, कौन, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कंटिन्यूटी में 2 बार क्या बने, प्रेसिडेंट बने। एक बने 1952 में, और फिर एक बार आपका बने 1957 में, 2 बार टाइम्स आपके क्या बने, प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो ये आपको क्वालिफिकेशन और ये जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक, चलो अब अगला है आपका इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यानी कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो करता कौन है, इलेक्टोरल कॉलेज करता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल देना प्रेसिडेंट, या ऐसे लिख लो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें आप लोग से एग्जाम में जो है बच्चों क्या पूछते हैं, ये कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ही पूछते हैं और ज्यादा पूछते नहीं। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल दो और यहां से एरो बना के लिखो कि इलेक्टोरल कॉलेज वो कौन लोग हैं जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग फर्स्ट पॉइंट करके, ऑल दी इलेक्टेड। ठीक है, ऑल दी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं बच्चों। ठीक है, कौन नहीं आ रहा है इसमें, नॉमिनेटेड नहीं आ रहे। खैर अब तो नॉमिनेशन का, नॉमिनेटेड मेंबर का कॉन्सेप्ट ही लोकसभा में खबर खत्म हो गया, बट याद रखने के लिए ये नहीं आते हैं, यानी कि ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सेकंड आपका लिखिएगा, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। कौन नहीं होते, जो 12 आपके नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, वो इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो 12 मेंबर भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो यहां पर आपका, अभी मैं फिगर लिखा दूंगा बाद में, फिर लिखिए ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ व्हाट, स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली। ठीक है, ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली। तो हमारे यहाँ कितनी असेंबलीज है, 28 आपकी असेंबलीज है। ठीक है, तो उसके मेंबर जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के। कौन नहीं करता, तो भाई एमएलसी जो है वो नहीं करते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं करते, यानी कि जो आपके एमएलए होंगे वो इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और फोर्थ आपका लिख लो, जो पार्टिसिपेट करते हैं वो लिखो एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, क्योंकि यहीं पर इस समय देखा जाए तो क्या है, आपकी असेंबली है, तो ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख दो एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। ठीक है, और ये ओरिजिनली नहीं था, ओरिजिनली जब हमने 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट किया तो सिर्फ ये 3 ही लोग जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन हमने क्या किया, यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट लिखिए और यहां पे लिखिए आफ्टर 70th अमेंडमेंट 1992। ठीक है, आफ्टर 70th अमेंडमेंट 1992 the MLA of Delhi and Pondicherry also participated in the elections. ठीक है, also participated
इन दी इलेक्शन। तो बच्चों ये हो गया आपका इलेक्टोरल कॉलेज का कंपोजिशन, जो मैंने देखा है कि अक्सर एग्जाम में पूछ लेती है। आपको हार्ड याद हो जाए तो 1 नंबर जो है बच्चों आपका कहीं नहीं गया।